आपके मन में भी इस तहखाने को लेकर सवाल उठ रहे होंगे, क्या है ये तहखाना, क्या है इस तहखाने में। तो इसके लिए हमने खास बातचीत की है इतिहासकार और समाजसेवी आरपी सिंह से। देखिए, जहां तक पहली तस्वीर का है, यह हमारा जो इन्होंने उत्तर साइड, दक्षिण साइड और पूरब साइड चूना करना शुरू कर दिए पहले से ही, लेकिन जो पश्चिम साइड का हमारा मूल भाग था, अवशेष जो है वो बचा रह गया है। और ये पश्चिम साइड का मूल भाग है। ये दक्षिण साइड में जिसमें दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हालांकि वो पूरा पहले का एक मेहराब था, बाद में इन लोगों ने ऐसा बनाया। ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है मंदिर का ही ये स्ट्रक्चर है, जो पत्थर लगा के बंद किया गया है। ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया है। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में, जो बीच का गुम्बद है, बीच का वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुम्बद बनाए गए। देखिए, अब ये जैसे इन्होंने अपना प्रवेश जो है वो पूरब दिशा से बनाया है। उत्तर दिशा की तरफ जो है, ये जो छोटा सा इन्होंने गेट नुमा एक आकार दे दिया है, ये 10-12 फीट ऊंचा है। इसी के नीचे ये एक खुला हुआ है, इसी में से ये प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ये 7 फीट नीचे है चारों तरफ का एरिया। और जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो भी तहखाना, आज जो तहखाने का विवाद है वो 7 फीट ऊंचा किया गया है। तहखाने की हाइट 7 फीट। नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है। तहखाने के अंदर जो हमारे टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं। किसकी तस्वीर, किस भगवान की है? ये पत्थर रखे गए, पत्थर है सब। मुझे तो किसी भगवान की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे अवशेष। ये इसी पर हम लोग कह रहे हैं कि आप वीडियोग्राफी करा लीजिए ताली खुलवा करके। तो जो निर्णय ज्ञानवापी में सर्वेक्षण को लेकर आया वाराणसी में, उससे जो हिंदू पक्ष है वो तो बहुत उत्साहित है, लेकिन ताजमहल को भी लेकर इस तरह का एक मामला चल रहा था और अदालत के सामने वो मामला था। ताजमहल के ठीक नीचे 22 कमरे हैं, उन्हें खुलवाने आज शांत कर दिया। याचिकाकर्ता की ताजमहल के नीचे शिव मंदिर वाली थ्योरी हाईकोर्ट के सामने बिल्कुल नहीं चली। इतना ही नहीं, वर्षों से बंद 22 कमरों को खुलवाने के नाम पर जो एक एक करके दलीलें दी गई थी, उनके जवाब में हाईकोर्ट से एक के बाद एक फटकार मिलती गई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गैर न्यायपूर्ण है और ये मामला इतिहासकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें, पीआईएल को मजाक न बनाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले पढ़ लें ताजमहल कब और किसने बनवाया। लेकिन इस सब के बाद भी याचिका करने वालों की हिम्मत नहीं टूटी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी बहुत छोटी सी मांग थी कि आप उन 22 कमरों को खोल दीजिए जो सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं,
जो सुरक्षा कारण बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उसी कमरों को लेके समय समय पे विवाद होते रहे हैं। एक बार आप उन कमरों को खोल के सारा विवाद खत्म कर दीजिए, लेकिन माननीय न्यायालय ने मेरी मांग नहीं मानी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इसके लिए आगे। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने वाले याचिकाकर्ता रजनीश सिंह अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं और इनका मानना है कि ताजमहल के नीचे बने इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है और इन बंद कमरों को खोलकर इसका रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहिए। रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि ताजमहल के बारे में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वे सच्चाई का पता लगाने के लिए पास के कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा, आप यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, तब कोर्ट आइए। ताजमहल पर रिसर्च से कोई रोके तब आप हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता इसे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बजाय हाईकोर्ट की सलाह समझ रहे हैं। सुनवाई के दौरान तमाम ऐसी बातें आ रही थी कि टिप्पणियां की गई कि आप आज ताजमहल में जाना चाह रहे हैं, फिर चैम्बर में इस तरीके की बातें आई। आपको अध्ययन करना है तो पीएचडी करिए, आपकी याचिका के कर्ता को बोला गया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस विषय पे जो 22 बंद कमरे हैं उस विषय पे अगर आपको जानना है, स्टडी करना है, तो आप इसमें, उन्होंने ये कहा कि इस विषय पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जैसा कि पीएचडी का ये टॉपिक भी ले सकते हैं, और अगर आप उस विषय पे रिसर्च करने जाइए, अगर कोई मना करता है तो हमारे पास आइए, हम आपको अलाउ करेंगे। ये बात कही थी। उस विषय को कुछ एक मीडिया पर्सन जो वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, वो कुछ लीगल पर्सनैलिटीज के मीडिया पर्सन थे, उन्होंने इस बात को घुमा के ट्विस्ट करके आप लोगों के सामने। ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य जानने के लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट आने से पहले एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास गए थे। तब ये जवाब दिया गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से ताजमहल के कमरों को बंद रखा गया है। इस बात से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने कहा कि ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रार्थना पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये मुद्दे अदालत से बाहर के हैं और इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। याचिकाकर्ता एक के बाद एक दलील देते जा रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने एक और कोशिश करते हुए कहा कि अदालत द्वारा एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल आप आएंगे और इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाने के लिए कहेंगे। इस तरीके की बहसें अदालत के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग रूम के लिए होती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन कई हिंदू पक्षकार ये मानते हैं कि ताजमहल में शिव मंदिर है, जिसकी सच्चाई आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ जाएगी। भगवान शिव का अति प्राचीन जो है मंदिर रहा है और जिसके तमाम तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जब मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा है तो जाने के बाद में जो वहाँ के तथ्य मिलेंगे उसको लेकर के फिर मैं जो है तो प्रयास करूंगा और एक न एक दिन सच्चाई जो है उसी तरह सामने आएगी जिस तरह से जो है तो अयोध्या का आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह भगवान भोलेनाथ का भी वहाँ हो सकता है कि अभिषेक जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल कानूनी मान्यता ये है कि इस याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता को और पढ़ाई करने की जरूरत है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और याचिकाकर्ताओं की उम्मीदों की सुई अब उसी दिशा में घूम गई है। संतोष कुमार, आज तक।